एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोग क्लास 10th का ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रनिंग में है एनिमल क्लासिफिकेशन। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, और जिन स्टूडेंट्स ने टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है, मेरी जो ओल्ड वीडियोस हैं उन पे जाके प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियोस देखिए और उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। और हम लोगों का जो एनिमल क्लासिफिकेशन में है वो रनिंग में तो है ही है। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन कराया जाता है, जो एनिमल को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो किस क्राइटेरिया के, उनके किस कैरेक्टर के बेसिस पर करते हैं। तो लास्ट मैंने आप लोगों को सेशन में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करा दिया था। आप सभी लोगों को याद होगा, जो मेरी रेगुलर वीडियोस अटेंड कर रहे हैं लेक्चर को, उन स्टूडेंट्स को याद होगा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने कंप्लीट करा दिया था, जिसमें पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर वाला, फिर सेल टिश्यू था, फिर टिश्यू ऑर्गन था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। और आज हम लोग जो हम लोग का एनिमल क्लासिफिकेशन का सेकंड क्राइटेरिया है बॉडी सिमेट्री, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। In an imaginary sense, if body of an animal is cut through an imaginary axis of body, it may or may not produce two equal halves. Actually, body symmetry का मतलब होता है कि अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिटिल से लेकर लार्ज तक, अगर हम उसको एक इमेजिन करके उसके बॉडी को किसी भी पॉइंट से कट करें, एक इमेजिनरी, जैसे हमारी अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस है ना, कि हम लोगों ने इमेजिन कर रखा है कि अगर हम अर्थ को यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस पास आउट हो रही है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, तो वो क्या कर रही है, हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। यही होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं बॉडी सिमेट्री में, कि अगर कोई हमारे पास एनिमल प्रेजेंट है और उस एनिमल को हम लोग देखें, परखें, बिल्कुल आइडेंटिफाई करें, और उसका एक ऐसा पॉइंट डिसाइड कर लें, सपोज करिए कुछ इस तरीके से बॉडी है किसी एनिमल की, सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इस एनिमल को ना एक ऐसे पॉइंट से कट करना चाहती हूँ कि वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इमेजिनेशन कर सकती हूँ कि अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को इस सेंटर में से डिवाइड करूंगी तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं बॉडी सिमेट्री। पहले मतलब समझ लीजिए, फिर कितने टाइप्स की सिमेट्री होती है वो तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आया बॉडी सिमेट्री? एक बार और रिपीट कर देती हूँ। द मीनिंग ऑफ बॉडी सिमेट्री इज दैट अगर आपके पास कोई एनिमल है, कोई भी एनिमल, और आप क्या करना चाहते हो, उस एनिमल को एक ऐसे पॉइंट से उसे कट करना चाहते हो कि वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, जिसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एनिमल को इस यहाँ से मैंने वर्टिकली सेंटर में से डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या मिला, मुझे इस ऑर्गेनिज्म के 2 इक्वल हाफ पार्ट्स मिल गए, और इसी पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि मैंने इमेजिन करके करी कि मैं यहाँ से करूंगी ना तभी हो सकता है, एक इमेजिनेशन करके, मैं श्योर नहीं थी। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडी। और जो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी सिमेट्री की, इसके बेसिस पर हमारे एनिमल 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडी डिपेंडिंग ऑन बॉडी सिमेट्री। अब हम इसकी सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली सिमेट्री आती है यहाँ पर असिमेट्रिकल बॉडी। असिमेट्रिकल बॉडी, इन केस ऑफ सच बॉडी देयर इज नो such imaginary axis of the body
through which we can get two equal half. Example, some sponges. Asymmetrical. सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जिसका हम अंदाजा लगा सके और एक इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ करके उस एनिमल की बॉडी को टू हाफ्स में डिवाइड कर सके। अब यहाँ पर लिखा है असिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्री, इट्स असिमेट्रिकल। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी एनिमल की बॉडी एक उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है कि हम उसमें कोई भी इमेजिनरी एक्सिस अज्यूम कर ही नहीं सकते, इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं, और इमेजिन नहीं होगा तो उसकी जो बॉडी है टू इक्वल हाफ्स में भी डिवाइड नहीं हो सकती। असिमेट्रिकल बॉडी में ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी आ जाती है कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ना कुछ अजीब ही होता है, एकदम डिफरेंट होता है कि उसकी बॉडी पे हम किसी भी एंगल से एक इमेजिनरी एक्सिस को इमेजिन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम उसके बॉडी के टू इक्वल हाफ पार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि स्पॉन्ज में आप लोगों ने देखा है ऐसे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से कुछ पूरा स्ट्रक्चर होता है, कभी ऐसे भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है। तो एक बात बताइए, मैं इसे कहाँ से डिवाइड करूं? मैं ऐसी कौन सी एक्सिस ड्रॉ करूं कि ये जो हमारा स्पॉन्ज है टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? नहीं कर सकते, राइट? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर एकदम इरेगुलर पैटर्न की होती है, जिसमें हम कोई भी इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकते और ना ही उनकी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिकल बॉडी। क्लियर? यहाँ पे देखिए ये बॉडी भी दिखाई गई है, जैसे ये पूरी बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब एक बात बताइए, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कोई भी इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ करना और फिर उसको एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ ज्यादा हो गया, ऐसे करते हो तो यहाँ ज्यादा हो गया, पॉसिबल ही नहीं होता। ये होती है हमारी असिमेट्रिकल बॉडी। नेक्स्ट आती है हमारी रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री देखते हैं। In this type of body, if imaginary cut passes through central axis, but any plane of the body, it gives two equal halves. ऐसे में क्या किया जाता है रेडियल सिमेट्री में? अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उस ऑर्गेनिज्म को हम देख से कि मैं इस ऑर्गेनिज्म में अगर सेंटर से मैं कट लगाऊं, सेंटर में मैंने इसका इमेजिनरी एक सेंट्रल एक्सिस मान लिया, एक पॉइंट मान लिया इमेजिन करके कि इस पॉइंट से अगर मैं इस तरीके से इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करूं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो भी इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से डिवाइड करूं तो भी इक्वल हाफ पार्ट्स में होगा, इस डायरेक्शन से करूं तो भी इक्वल में होगा। यानी कि एनी प्लेन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन नहीं, बल्कि वर्टिकल प्लेन ही नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी है, मैं किसी भी प्लेन को इसके सेंटर से कट करूं तो वो क्या है, टू इक्वल हाफ्स में ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ इसका एक और एग्जांपल लेके। जैसे स्टारफिश होती है, एग्जाम्पल में आपका स्टारफिश लिखा है, हम स्टारफिश को लेके चलते हैं। स्टारफिश, स्टार की शेप होती है लाइक दैट, इस तरीके से। अब स्टारफिश की जो शेप है उसको मैं ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैं इमेजिनरी एक्सिस से नहीं कर सकती, जो इसकी प्लेन एक्सिस है मैं इससे डिवाइड नहीं कर सकती। मैं एक हम लोग जो एक इमेजिन करेंगे वो क्या करेंगे कि अगर हम इसका एक्सिस पॉइंट सेंटर में रहती है, इसका एक्सिस पॉइंट मैंने सेंटर में ले लिया, अब इस सेंटर से अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं तो इक्वल हाफ में जाएगी ये। अगर मतलब हॉरिजॉन्टल में किया, अगर मैं इसको वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करूं तो इक्वल हाफ पार्ट में जाएगी। अगर मैं इस प्लेन से डिवाइड करूं तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। अगर मैं इस प्लेन से करूं तो भी इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे रेडियल सिमेट्री में कि जिसकी बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसकी इमेजिनरी लाइन को हमें सेंट्रल एक्सिस में मानना पड़ता है
और फिर उस सेंटर पॉइंट से लेकर उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, उसको हम कट करते हैं उस बॉडी को, तो हमें उसकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में मिल जाती है। एग्जाम्पल में स्टारफिश है। In case of these animal, there are 5 different planes passing through central axis of body through which we can get to 2 equal half. ऐसे एनिमल्स के केसेस में क्या है कि जो पॉइंट हमने सेंटर में लिया है ना, उसको हम 5 प्लेन से कट कर सकते हैं, यानी कि 5 बार। जैसे कोई हमारी एनिमल बॉडी है, 1 2 3 4 एंड एक और हो जाएगा यहाँ पर, दिस वन इज 5। डिपेंड करता है वो एनिमल की बॉडी कैसी है, वो तो मैंने ऐसी एग्जांपल के बता दिया है। तो सेंट्रल केस में हमेशा जो क्वेश्चन एक बनता है वो ये बनता है कि सेंटर एक्सिस से हम उस एनिमल को ना 5 डिफरेंट प्लेन्स के थ्रू 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया भी हुआ है। दिस वन इज सेंटर, ये रहा आपका फर्स्ट, ये रहा आपका सेकेंड, ये रहा आपका थर्ड, मतलब इसमें तो 3 ही दिखाए हैं और डिफरेंट प्लेन्स हैं, जो इसको हम इसकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज की बॉडी को बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। उसके बाद आती है हमारी बायलेटरल सिमेट्री। इसके बाद कौन सी है हमारी बायलेटरल। In this type of body, there is only one such imaginary axis of body through which we can get 2 equal halves. Bilateral symmetry में ऐसे एनिमल की बॉडी आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेजिनरी एक्सिस होगी। यहाँ पर कितनी थी, 5 एक्सिस, मतलब 5 प्लेन्स में के थ्रू बॉडी को डिवाइड कर रहे थे, इसमें तो बन ही नहीं रही थी। बायलेटरल में सिर्फ एक ही इमेजिनरी एक्सिस होगी और वो एक ऐसे पॉइंट से होगी जहां पर ऑर्गेनिज को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही होगी। इसमें आ जाते हैं हमारे इंसेक्ट, फिशेस, फ्रॉग, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। जैसे आपको ये गॉट दिखाई है, अगर हम गॉट को इसके मिडिल सेंटर यहाँ से कट करें तो इसकी बॉडी क्या है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। ह्यूमंस को बीच में से कट किया जाए 2 इक्वल पार्ट्स में। फ्रॉग को तो वैसे भी हम सब लोगों ने पता ही है जो वहाँ पे जो लोग बायोलॉजी लेते हैं उन लोग को फ्रॉग दिया जाता है, वो लोग तो कट करते हैं ही, उनकी भी बॉडी बायलेटरल होती है। तो बायलेटरल में क्या आ जाते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज की बॉडी आ जाती है जिसकी एक ही एक्सिस होती है, एक ही इमेजिनरी एक्सिस होती है, और वही इमेजिनरी एक्सिस उस एनिमल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही होती है। क्लियर। तो ये 3 टाइप की हमारी सिमेट्री थी जो मैंने आपको बता दी, और इसी सिमेट्री के बेसिस पर हमारी जो एनिमल की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है अर्थ पर, वही 3 सिमेट्री होंगी। किसी की असिमेट्रिकल होगी, किसी की रेडियल होगी, किसी की बायलेटरल होगी। उसके बाद हम लोग का थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है जर्म्स लेयर। पहला क्राइटेरिया देखिए, याद करते चलिए, भूलना नहीं है। पहला क्राइटेरिया कौन सा था बॉडी को क्लासिफाई करने का, एनिमल को क्लासिफाई करने का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्राइटेरिया भी हमने कौन सा पढ़ा, बॉडी सिमेट्री। और थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब है कि किसी की बॉडी पर कितनी लेयर प्रेजेंट है उसकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो जर्म लेयर होती है बेटा, वो 3 होती हैं। एक तो होती है टिप्लोब्लास्टिक, एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक होती है यहाँ पर मेसोडर्म। यहाँ पे देख लेते हैं पहले हम लोग। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, germ layers are formed during initial period of their embryonic development, and from those germ layers only different tissues are formed in the body. जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनकी जो जर्म लेयर्स हैं या तो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 लेयर, कितनी, 2। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 लेयर। वो जो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं वो तो हम बात करेंगे, यहाँ लिखी हुई है। अगर किसी की बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है तो समझ लीजिए उसकी जो स्किन है ना, स्किन के अंदर उसके प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होंगी। अगर किसी की बॉडी को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, दैट मीन उसकी स्किन के अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट होगी प्रोटेक्शन के लिए, 3 लेयर प्रेजेंट होगी। तो जर्म लेयर के हमारे बेसिस पर 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो हमारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जो उनकी जर्म लेयर्स हैं एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट पे ही डेवलप हो जाती हैं,
एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट यानी कि सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कॉम्बाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद पहला सेल कौन सा बनता है, यहाँ पर जाइगोट बनता है, राइट। जाइगोट जब अपने आप को डेवलप करता है यानी कि और अपने ग्रोथ करता है, तो किसमें अपने सेल्स को डिवाइड करता है, तो फिर कौन से सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एम्ब्रॉय धीरे धीरे करके अपने सेल्स टिश्यूज को कंबाइन करता है और डेवलप होता चला जाता है। तो ये जो हमारी जर्म्स लेयर है ना, जिसे हम पढ़ेंगे, ये मेसोडर्म, दिस वन मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो ये जो लेयर्स हैं, ये एम्ब्रॉय, जब बेबी एम्ब्रॉय स्टेज में होता है तभी ये डेवलप्ड हो जाती हैं, और इन्हीं जर्म लेयर से काफी सारे टिश्यूज भी हमारे फॉर्म्ड होते हैं। यानी कि जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हमारे स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीने वाली ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। तो उन स्वेट ग्लैंड्स के पास हमारे एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं दोबारा एक बार, कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होती है ना, तो स्वेट ग्लैंड्स के पास ही लेयर होती है हमारी, आई मीन टिश्यू की लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि स्वेट को हमारी आउट ऑफ द बॉडी रिलीज करने में हेल्प करती है। तो ये जो टिश्यू की फॉर्मेशन है, ऐसे काफी सारे टिश्यूज है हमारी बॉडी में जो इस जर्म लेयर्स के थ्रू फॉर्म्ड होते हैं। इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली 2 जर्म लेयर्स। अब यहाँ पर एनिमल्स पे डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी में कितने जर्म लेयर प्रेजेंट है। अगर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो वो होते हैं हमारे सिनाइट्रियम्स। अगर किसी भी एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर हैं, एक एंडोडर्म और एक एक्टोडर्म, तो वो हमारे होते हैं सारे के सारे सिनाइट्रियम्स। फाइलम है, पढ़ना है हम लोगों को। एंड इन मोस्ट ऑफ द ऑल द रिमेनिंग एनिमल्स 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म। और बाकी के जितने भी एनिमल्स बचे सिनेड्रियंस के अलावा, जिनमें 3 लेयर प्रेजेंट रहती है, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो कह सकते हैं कि हमारा जो फाइलम है सिनेड्रियंस वाला, उसमें सारे के सारे कौन से एनिमल्स होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर होती हैं, सॉरी 2 लेयर होती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। बाकी के जितने भी फाइलम बचे उसमें हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आएंगे, जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट होगी, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल आई मीन उसे डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। जो हमारी फर्स्ट अपर लेयर होती है, आप देख सकते हैं, ये वाली जो अपर लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, ये होती है हमारी एक्टोडर्म। फिर मिडिल वाली लेयर ये होती है मेसोडर्म, और सबसे इनर वाली लेयर होती है हमारी एंडोडर्म। और इसी लेयर के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनकी प्रेजेंस रहती है। तो सबसे पहले हमारी स्किन, स्किन के बाद कौन सी लेयर आई, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर मेसोडर्म, और मेसोडर्म के सबसे इनरेस्ट लेयर एंडोडर्म। आपको ये सीरीज भी याद रखनी पड़ेगी, ऐसा मत कर दीजिएगा कि एंडोडर्म पहले लिखा है और मेसोडर्म बाद में। सबसे फर्स्ट लेयर एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म लिखिएगा, सेकेंड लेयर हमारी मेसोडर्म है तो मेसोडर्म लिखिएगा, एंडोडर्म हमारी सबसे इनर मोस्ट है तो इनर मोस्ट लिखिए। और इसमें एक और चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो हमारी बीच वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है, दिस वन एक्टोडर्म वाली, ये सॉरी मेसोडर्म वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी डेड लेयर होती है। कैसी लेयर है ये, डेड लेयर है, यानी कि इसमें जितने भी हमारे सेल्स या जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो डेड है। अब यहाँ पर हम लोगों का थर्ड क्राइटेरिया, सॉरी फोर्थ क्राइटेरिया आता है बॉडी कैविटी। मैं साथ के साथ बताती भी चलूंगी। फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा पड़ा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्राइटेरिया बॉडी सिमेट्री। थर्ड क्राइटेरिया जर्म लेयर। फोर्थ क्राइटेरिया बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को हम लोग सिंपल कॉइलम भी कहते हैं, तो कहीं भी अगर वर्ड लिखा हो कॉइलम तो डरिएगा नहीं, बॉडी कैविटी। कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। हमारे बॉडी के वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी। जैसे कि हमारी बॉडी की वॉल है, स्किन हो गया, 3 लेयर्स हो गई कि नहीं हो गई, उसके बाद ऑर्गन्स शुरू हो जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ,
जैसे सपोज करिए कोई मैंने ऑर्गेनिस्ट ले लिया कोई भी, इसकी ये बॉडी वॉल है, दिस वन ये बॉडी वॉल है, काफी सारे इसके ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स, लेकिन इन इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, राइट? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो यही होती है हमारी बॉडी कैविटी। बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो हमारा स्पेस पूरा प्रेजेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। In case of multicellular animals, during initial period of the embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm. ये क्या होता है कि जब मल्टीसेलर एनिमल्स होते हैं, ये बॉडी कैविटी उनके एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, और मेनली किसकी वजह से होती है? मेसोडर्म की वजह से होती है। कौन सी लेयर की वजह से? मेसोडर्म की लेयर की वजह से। Such type of body is present in animals of phylum Annelida and all phyla after coming Annelida. ये जो body cavity है, body cavity हमारे Annelida फाइलम से स्टार्ट होती है, और Annelida के बाद जितने भी फाइलम आएंगे, आर्थ्रोपोडा एंड ऑल ओवर द फाइलम, सब में बॉडी कैविटी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन Annelida से पहले जितने भी फाइलम आएंगे, पहले किसी के ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी नहीं होगी। एनिलिडा से उसके बाद वाले फाइलम में सब में बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूक्लोमेट, और ऐसे एनिमल्स को हम लोग यूकॉलोमेट कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी की प्रेजेंस है, उसे हम क्या कहेंगे? यूकॉलोमेट। यानी कि ऐसे एनिमल्स के पास क्या प्रेजेंट है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। यहाँ तक कि ह्यूमंस भी यूकोकॉलमेट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉडी कैविटी है। हमारे पास तो बल्कि दो कैविटी है, अपर कैविटी जिसे हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, और एक एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? और कैविटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है, उसे ही हम कहते हैं कैविटी, बॉडी कैविटी। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ पे एक वर्म लिया है, इसमें 3 लेयर है, एंडोडर्म, सॉरी फर्स्ट है एक्टोडर्म, सेकंड है मेसोडर्म, थर्ड है एंडोडर्म। और यहाँ पर इस मेसोडर्म और इंटरनल ऑर्गन के बीच में कुछ स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिसे हमने क्या बोला यहाँ पर? कॉइलम, यानी कि बॉडी कैविटी। Body cavity is absent in case of animals from phylum Porifera, Cynidria, Platyhelminthes. ऐसे एनिमल जैसे हमने पढ़ा था ना कि एनिलिडा के बाद वाले जितने भी फाइलम होंगे, सब में बॉडी कैविटी होगी। लेकिन एनिलिडा से पहले हमारे 3 फाइलम आते हैं, पोरिफेरा, सिनाइड्रिया एंड प्लेटीहेल्मिंथेस। इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, और ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं अकॉलमेट, एक्कोमेट। और जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? यूकॉलमेट, ना हो तो एक्कॉलमेट। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक प्लानेरिया है, फ्लैटवर्म लिया है, इसमें 3 लेयर प्रेजेंट है, जर्म लेयर, पहली वाली एक्टोडर्म, मिड वाली मेसोडर्म, थर्ड वाली एंडोडर्म। तो ये मेसोडर्म और इंटरनल ऑर्गन में आपको देख रहे हो कोई भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा होगा, पूरी तरीके से फिट अप है, कोई भी स्पेस नहीं है, दैट मीन्स के अंदर बॉडी कैविटी की प्रेजेंस नहीं है। और ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं अकॉलमेट। इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम Ackhelminthes, they have body cavity but is not formed by the above mentioned 2 ways, and hence those animals are called pseudocolmates. अब यहाँ पर एक फाइलम होता है Ackhelminthes। Ackhelminthes, इसमें क्या होता है? इसमें बॉडी कैविटी की प्रेजेंस तो होती है, लेकिन पूरी तरीके से फॉर्म्ड नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती है। ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं स्यूडोकॉलमेट्स। ये नेम आपको तीनों याद रखने हैं। अगर किसी की एनिमल्स की बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे यूकॉलमेट्स। अगर किसी एनिमल की बॉडी में कैविटी बिल्कुल ही एब्सेंट है, 0%, उसे बोलेंगे अकॉलमेट। अगर किसी फाइलम एनिमल की बॉडी में बॉडी कैविटी की प्रेजेंस है बट वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्यूडोकॉलमेट्स।
जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाया गया है, फर्स्ट लेयर एक्टोडर्म है यहाँ, सेकेंड लेयर मेसोडर्म है, थर्ड लेयर एंडोडर्म है। तो यहाँ पर क्या है, बॉडी कैविटी तो है लेकिन पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन, ये डेवलप्ड नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे स्यूडो कॉलम। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्राइटेरिया आता है बॉडी सेगमेंटेशन। फिफ्थ क्राइटेरिया कौन सा है एनिमल को क्लासिफाई करने का, बॉडी सेगमेंटेशन। इफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स then such body is called segmented body and each small unit is called a segment. That mean कि अगर किसी एनिमल की बॉडी को हम लोग डिवाइड करें स्मॉलेस्ट यानी कि एक पार्ट यहाँ से फिर कट, फिर यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से, और ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सेकंड से बड़ा होगा या थर्ड वाला पार्ट सेकंड से बड़ा होगा, सिमिलर होने चाहिए कि अगर ये 5 सेंटीमीटर कट किया है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और जितने पार्ट्स में हम इसे कट करेंगे वो भी कितने होने चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। और उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, यानी कि जिस हमने इनको जिन स्मॉलर पॉइंट से डिवाइड किया है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर अर्थवॉर्म है जो कि एनिलिडा फाइलम का है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म या काफी सारे वर्म्स प्रेजेंट है, उनकी बॉडी ना सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड का मतलब है कि ऑलरेडी उनकी बॉडी सिमिलर छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होती है। आपने देखा भी होगा जो अर्थवॉर्म अगर उनका बाई चांस मानसून या रेनी सीजन में निकल आते हैं, उनकी बॉडी पर आपको राउंड शेप में इस तरीके से जॉइंट दिखाई देते होंगे। क्या है वो जॉइंट, उनकी बॉडी ना स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिमिलर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम सेगमेंट बोलते हैं, और उसकी बॉडी को बोला जाता है सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी हमारी दो टाइप की होती है, एक सेगमेंटेड एक नॉन सेगमेंटेड। अगर किसी की बॉडी, एनिमल की बॉडी स्मॉलर स्मॉलर सिमिलर यूनिट्स में डिवाइडेड है लेकिन एक दूसरे से जॉइंट है, उसे हम कौन सी बॉडी बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉडी। और उन छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसे क्या बोलेंगे, सेगमेंट। एग्जाम्पल हो गया अर्थवॉर्म। और किसी किसी एनिमल की बॉडी होती है नॉन सेगमेंटेड, मतलब छोटी स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं होती, जैसे कि ह्यूमन। हमने यहाँ से एक हैंड है, यहाँ से जॉइंट है, मैंने इसको कट किया, मतलब मैंने कट किया, अगर हम इसको यहाँ से करें तो अलग पार्ट, यानी कि बिल्कुल ही इसका लेंथ होगा। यहाँ से एक जॉइंट है, यहाँ से इसका मेजर किया जाए तो एकदम अलग जॉइंट हो जाएगा, अलग डिस्टेंस हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो हमारी बॉडी कैसी है, ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, नॉन सेगमेंटेड है ना। ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ अलग अलग जॉइंट लगे हुए सिमिलर यूनिट्स के कट किए हुए, नहीं है। तो हमारी बॉडी होती है नॉन सेगमेंटेड। ज्यादातर ये सेगमेंटेड बॉडी हमारी एनिलिडा यानी कि सारे के सारे जो अर्थवॉर्म होते हैं उसमें ही प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक पूरा आपके पास चार्ट अवेलेबल है। चार्ट में क्या किया है कि हमने एनिमल्स को जिस जिस क्राइटेरिया के बेसिस पर डिवाइड किया है वो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है। सबसे पहले किंगडम था, एनिमल मल्टीसेलर ऑर्गन विदाउट सेल वॉल। सबसे पहले यहाँ पर किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। यही पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लांट तो आप वैसे भी 9th में पढ़ के आए हो। इस एनिमल किंगडम को हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दो में किया था, एक था हमारा सेलुलर, एक था हमारा टिश्यू ऑर्गन, एक था हमारा ऑर्गन सिस्टम। ग्रेड में 3 बॉडी सिमेट्री थी, असिमेट्रिकल, रेडियल, बायलेटरल। बॉडी कैविटी असिमेट्रिकल और रेडियल में तो होती नहीं है, यानी कि पॉरीफेरा और सिनेड्रिया में तो होती नहीं है, अभी बड़ा था। किसमें प्रेजेंट होती है, हमारे प्लेटीहेल्मिन्थिस, एल्केमिन्थिस, जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थिस हैं उसमें प्रेजेंट होती है एकोलमेट। जो हमारे एल्केमिन्थिस है उसमें प्रेजेंट होती है हमारी स्यूडोकोलमेट।
और जितने भी हमारे एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, जितने भी एनिमल्स ऑफ फाइलम है उसमें होती है यूकॉलमेट, जैसे अभी बताया था। तो ये चार्ट के थ्रू आपको बिल्कुल रिप्रेजेंट कर दिया गया। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एनिमल क्लासिफिकेशन। सेल वॉल नहीं होती। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक सेल के, टिश्यू के, ऑर्गन के, ऑर्गन सिस्टम के। बॉडी सिमेट्री तीन टाइप की होती हैं, असिमेट्रिकल होती है यहाँ पे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और जितने भी हमारे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सिमेट्री होती है रेडियल और बायलेटरल। बॉडी कैविटी हमारे यहाँ फाइलम लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमारे जो असिमेट्रिकल बॉडी और रेडियल सिमेट्री या पॉरीफेरा सिनाइड्रिया है, इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है। प्लेटी हेलमिन्थिस में एकॉलमेट होती है, एकिल हैथमिस में स्यूडोकॉलमेट होती है, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में कौन सी होती है? यूकॉलमेट होती है। तो इसको पूरा क्या किया? डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो तो हम लोग के फाइलम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फाइलम में क्या है, जब हम इसके फाइलम पढ़ेंगे, जितने भी ये फॉरीफेरा सिनाइड्रिया है, एस्किलहैंथस है, एनलिडा है, इसमें क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, ये सारे के सारे टर्म्स यूज होंगे। इसलिए इन टर्म्स को हमें पहले समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि मिड में समझेंगे तो या तो फाइलम समझ नहीं आएगा या ही क्राइटेरिया समझ नहीं आएंगे, तो इनको समझना बहुत ही जरूरी होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, रिवीजन इज मस्ट। इस चैप्टर के लिए रिवीजन क्या है? मस्ट है। तो मैं यही आशा करती हूँ कि अगर देखिए यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है यहीं तक क्लियर करके जाइए, फिर भी आपको डाउट है वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। नोट्स बनाते चलिए अपने, और जितना भी हमारा चैप्टर है हम लोग आगे फिर अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।